हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंडो यूनिक यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 की भारतीय भवन की जीव विज्ञान की किताब को कवर कर रहे हैं, जिसका ये दूसरा चैप्टर है, यानी कि श्वसन। तो श्वसन में भी हमारा टॉपिक क्या है, तो वो है मानव श्वसन तंत्र। इसके पहले वीडियो में पौधों में श्वसन, जंतुओं में श्वसन के बारे में पढ़ा है, साथ में पोषण जो कि पहला चैप्टर था उसको भी कवर किया। यदि आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है, उस चैप्टर का वीडियो, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। आज का देखिए हमारा क्या टॉपिक है, मानव श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्वसन तंत्र को जानने के लिए श्वसन अंग को जानना ज़रूरी है। तो मनुष्य में जो होते हैं वो नासिका छिद्र होता है, मतलब नॉस्ट्रिल, ये अंग हैं, मतलब नासिका छिद्र एक अंग हो गया। दूसरा स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स जिसको बोलते हैं। तीसरा श्वास नली या ट्रैकिया जिसको बोलते हैं। और फिर चौथा हो गया फेफड़ा। ये सारे मिल करके श्वसन अंग कहलाते हैं। अब देखिए सबसे पहले जानते हैं नासिका यानी नोज़ के बारे में। तो हमारा जो नासिका है ना, वो मुख द्वार के ठीक ऊपर, मतलब मुंह के ठीक ऊपर जो होता है स्थित होता है। इसमें लगभग 2 गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होती है, मतलब बाहर की ओर छिद्र खुलता है, जिसको नासिका छिद्र बोलते हैं, मतलब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बोलते हैं, जो कि अंदर जाकर के मतलब भीतर की ओर अलग अलग नेशनल चैम्बर में खुलता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ना आप इसे देखिए। क्या है कि नासिका छिद्र, मैंने आपको पहला बताया कि पहले जो काम शुरू होता है कहाँ से, नासिका छिद्र से ही होता है। फिर वो नासिका वेस्मों में होता है, फिर मतलब हवा नासिका छिद्र में जाती है, नॉस्ट्रिल में जाती है, फिर नसल चैम्बर में जाती है, उसके बाद फेरेनेक्स में जाती है, फिर लैरिंक्स में जाती है। इस सारा मैं अभी बताऊंगी। उसके बाद ट्रैकिया में जाती है, फिर ब्रोंकस में जाती है, फिर ब्रोंकियाई में जाती है, फिर ब्रोंक्लोस में जाती है। ठीक है, इसके आगे भी है। इसके आगे कहाँ जाती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर वायु कोष्ठिका वाहिनियों में जाती है, और फिर वायु कोश में जाती है, मतलब एल्वोली में। एल्वोली जो है लास्ट स्टेप है। तो ये इसको मैं एक एक करके बताती हूँ। तो पहले इसको देखिए, नासिका छिद्र। तो नासिका छिद्र जो मतलब नोस्ट्रिल, तो ये तो गोलाकार संरचना होती है इसका, और अंदर की ओर ये नसल चैम्बर में खुलता है। नसल चैम्बर क्या होता है कि नाक जो है, नॉस्ट्रिल जो है, वो आगे जाकर के नसल चैम्बर में खुलता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे नोज़ हो गया, एक्सटर्नल नोज़, ये नसल चैम्बर। इसको मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ। तो ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये क्या है, नोज़ है, एक्सटर्नल नोज़। इसमें नोस्ट्रिल होते हैं, और फिर ये नसल चैम्बर है जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं नसल चैम्बर को आपको दिखाया गया है। ये हो गया नसल चैम्बर, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जस्ट है, ये हो गया नसल चैम्बर। ठीक है, नसल चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं नासिका वेश्म। दोनों नासिका वेश्म जो होता है नासिका पट्टिका से अलग हुआ रहता है। नासिका पट्टिका मतलब नसल सेप्टम, नसल सेप्टम से अलग हुआ रहता है, जिसको कि अब देखिए नसल सेप्टम पहले क्या होता है, तो जो नासिका वेश्म है ना, नसल सेप्टम जो होता है वो ऊंचा होता है, लंबा होता है, और अस्थि से बना हुआ संरचना होता है, जिसको कि नासा पट्टिका यानी नसल सेप्टम कहते हैं। इसके द्वारा जो नसल चैम्बर होता है वो अलग होता है, मतलब नासा पट्टिका के द्वारा नासिका वेश्म अलग हुआ रहता है, अलग छिद्र में खुलता है ना। तो उसी को अलग किससे होता है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए ये वाला नोज़ है, ऐसा मानिए नोज़ है, यहाँ से नोज़ है ना, तो नोज़ है, तो इधर नासिका का 2 चैम्बर है, 1 चैम्बर 2 चैम्बर। तो ये वाला जो रचना है, ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है, तो ये रचना बना हुआ रहता है, लंबवत रहता है, ऊंचा रहता है, और अस्थि का बना हुआ रहता है। अब नासिका वेश्म का अगला भाग जो छोटा, आगे वाला जो भाग होता है वो छोटा होता है, जिसमें कि नोस्ट्रिल खुलता है, मतलब नासिका छिद्र जिसमें खुलता है वो नासिका वेश्म का आगे वाला भाग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रघाण या प्रकोष्ठ, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टिब्यूल। मैं यहाँ पे लिख दूँगी, देखिए जिसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रघ्राण बोलते हैं, प्रघ्राण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। ये क्या है,
तो नसल चैम्बर का आगे वाला भाग है, ठीक है। इस भाग में रोम युक्त त्वचा होता है, त्वचा का स्तर होता है जिसको हेयरी स्किन बोलते हैं। अब वेस्टिब्यूल के पीछे जो होता है वो नसल चैम्बर का ऊपरी भाग होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं घ्राण क्षेत्र, मतलब सूंघने वाला क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं ओलाफैक्टरी रीजन। और मध्य और निचला भाग जो होता है श्वसन वाला होता है, तो उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी रीजन। अब देखिए, मनुष्य में जो घ्राण क्षेत्र होता है ना, मतलब ओलाफैक्टरी जो रीजन रहता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में जो सूंघने की क्षमता होती है कुछ निम्न जो स्तनधारी जीव होते हैं उनकी अपेक्षा कम होती है, मतलब उनसे कम मनुष्य को सूंघने की क्षमता होती है। अब नसल चैम्बर की दीवार जो रहती है टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार जैसी होती है, जिसे कि कांची बोलते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कांची को बोलते हैं इंग्लिश में कोंचे। देखिए कोंच। नसल चैम्बर की दीवार जो है वो टेढ़ी मेढ़ी संरचना रहती है। कोंचे को आप देख रहे होंगे इस तरह करके जो बनाया गया है, आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ये है कोंचे। ये देखिए कोंचे हैं, ठीक है। तो कोंचे को कांची भी बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, ये नासिका वेश्म की दीवार है जो कि घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसको कि कांची या कोंचे बोलते हैं। अब देखिए, नासिका वेश्म जो होते हैं, मतलब नसल चैम्बर जो है उसमें म्यूकस का मेम्ब्रेन्स होता है, मतलब झिल्ली होता है, म्यूकस का झिल्ली होता है, जिससे कि म्यूकस स्रावित होता है। श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन इपिथीलियम होता है, जो कि नीचे जो होता है इपिथीलियम, जो कि नीचे जो जुड़ा हुआ रहता है रक्त केशिकाओं से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। आपको पता है कि इपिथीलियम क्या है, तो एक उत्तक है। उत्तक मतलब टिश्यू है। तो टिश्यू किससे जुड़ा हुआ रहता है, रक्त केशिकाओं से, मतलब ब्लड कैपिलरीज से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहीं से जितना भी श्वसन क्षेत्र है वो उसमें क्या होता है, इपिथीलियम होता है। कौन सा इपिथीलियम, तो आगे मैं बताऊंगी कौन सा इपिथीलियम। अभी समझिए कि श्वसन इपिथीलियम होता है। तो श्वसन इपिथीलियम के नीचे, इपिथीलियम क्या है, उत्तक है, टिश्यू है, तो उसके नीचे जो होता है वो रक्त की केशिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है। मानिए ये वाला जो है, आप मानिए इपिथीलियम है, इपिथीलियम ऐसा मानिए, मानते हैं। इसके नीचे जो होता है ना, वो क्या होता है, इसके अंदर, इसके नीचे सतह पर क्या होता है, केशिकाओं का जाल बिछा, मतलब पतली पतली संरचना होती है। ये रक्त केशिका की संरचना होती है, और इसके ऊपर क्या होता है, इपिथीलियम होता है, ठीक है। आपको देखिए, इसको मैं इपिथीलियम को आगे और अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आप देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये जो होता है ना नीचे वाला, ये रक्त केशिकाओं से जुड़ा हुआ रहता है। ये ऊपर जो है वो सीलिया है। सीलिया का मतलब होता है कि हेयर, यानी बाल बोल सकते हैं इसको। अब नासिका वेश्म यानी कि नसल चैम्बर जो रहता है वो अंदर की ओर ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी क्या होता है, तो आप यहाँ से देखिए ग्रसनी, हाँ आपको दिख गया होगा ग्रसनी, यहाँ पे दिया है, ये हो गया ग्रसनी। तो अंदर की ओर, यहाँ पे और भी ज़्यादा क्लियर करना है तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे तो फेरेनेक्स, हाँ एक और पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर होगा। फेरेनेक्स, देखिए यहाँ पे ये है फेरेनेक्स आप देख सकते हैं, ये है फेरेनेक्स का मतलब क्या होता है, ग्रसनी। मतलब नासिका वेश्म अंदर की ओर कहाँ खुलती है, फेरेनेक्स में खुलती है। फेरेनेक्स में होता है कंठ द्वार, जिसको बोलते हैं ग्लोटिस। कंठ द्वार को क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। अब देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, ये वाला पिक्चर में आपको आसानी से दिखेगा। ये जो है ना, आपको दिख रहा होगा, ये ग्लोटिस दिख रहा होगा। और ये जो ढक्कन जैसा है ना, ढक्कन जैसा, इसको तो हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा मानिए, ऐसा संरचना है और ऐसा है, ठीक है। और ये, रुकिए मैं खाली पेज में बनाती हूँ इसको। ये कैसा संरचना है, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का है, इस तरह से। ये वाला जो है ना,
इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोटिक्स, मतलब कंठ द्वार बोलते हैं। और इसको इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा संरचना होता है, क्योंकि जब खाना आता है ना ऊपर से, जैसे ये वाला एरिया जो होता है उसको बोलते हैं फेरेनेक्स, मतलब ग्रसनी। जब खाना यूँ आता है ना इस तरह से, तो ये वाला जो होता है वो बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। अभी मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगी, उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे बंद होता है। तो अभी समझिए खाना वाला ये वाला है, और ये है कंठ द्वार मतलब ग्लोटिक्स, और ये है एपीग्लोटिक्स। ढक्कन जो है एपीग्लोटिक्स, और जो सरफेस है उसको बोलते हैं ग्लोटिक्स। तो आगे ग्रसनी जो है कहाँ खुलती है, ग्लोटिक्स में खुलती है, ठीक है। अब ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे, ठीक नीचे एक छोटी रचना होती है जिसको बोलते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखिए लैरिंक्स आपको दिख रहा होगा कि क्या है। यहाँ से ये देखिए ये वाला लैरिंक्स है, ये क्या हो गया, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये वाला संरचना है एपीग्लोटिक्स, और नीचे वाला क्या है, ग्लोटिक्स है। इधर वाला फूड जाने का है और ये है एयर जाने का, इसको बोलते हैं फेरेनेक्स। तो एपीग्लोटिक्स हो गया, और ये लैरिंक्स आप फिर से देख सकते हैं, लैरिंक्स दिखा। तो ये जो होता है ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना जो कि लैरिंक्स में जाके खुलती है। लैरिंक्स पीछे की ओर ट्रैकिया में खुलती है। आप जैसा कि देख रहे हैं पिक्चर में, आप देख रहे होंगे कि लैरिंक्स कहाँ जाके खुल रही है, तो श्वास नली यानी ट्रैकिया में खुल रही है। ट्रैकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, और इसका व्यास मतलब डायमीटर की बात करें तो 16 मिलीमीटर इसका व्यास होता है। ट्रैकिया की पतली दीवार जो होती है वो मजबूती प्रदान करने के लिए क्या होती है, बहुत सी उपास्थि से बनी होती है। उपास्थि आप देख रहे होंगे, ये जो है ना ये उपास्थि है। ये जैसे कि ये ट्रैकिया है तो इसके ऊपर ऐसा संरचना है, मतलब ये ऊपर से ही है, अंदर से नहीं है, मतलब पूरा घुमा हुआ नहीं है चारों तरफ, बस बाहर से है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उपास्थि से बना हुआ अपूर्ण वलय, मतलब इनकम्प्लीट रिंग रहता है, आधा ही रिंग रहता है इस तरह से। ये पूरे लंबाई में सजा हुआ था, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पूरे ये है, ये है, ये, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, और इसको बोलते हैं अपूर्ण वलय। अब ये जो वलय होता है वो करता क्या है, तो ये वलय ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलते समय उसे चिपकने नहीं देता। मतलब जैसे यहाँ से ऑक्सीजन गया अंदर गया, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर गया, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी तो आएगा ना। जब बाहर आएगा तो चिपके ना, ट्रैकिया चिपके ना, ये वलय उसको रोकता है, मतलब नहीं चिपकने देता है। नीचे की ओर ट्रैकिया जो होता है थ्योरिक कैविटी में खुलता है। थ्योरिक कैविटी का मतलब क्या होता है, बक्ष गुहा में खुलता है। बक्ष गुहा क्या रहता है, छाती के ऊपर का जो होता है ना उसको बोलते हैं बक्ष गुहा, और उसके नीचे को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ऊपर को बोलते हैं थ्योरिक कैविटी और नीचे को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो ये ट्रैकिया आगे की ओर बक्ष गुहा में खुलती है और विभाजित हो जाती है दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकस। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जैसा कि अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दो ब्रोंची दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ब्रोंची, ये और ये, ठीक है, डिवाइड हो गई, बट गई है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, दो ब्रोंचियों में बट गई है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं श्वसनियों में बट गई है। अब श्वसनियों में ट्रैकिया की तरह ही उपास्थि वलय होते हैं। जैसा ट्रैकिया में यूं था, जैसे ये ट्रैकिया है तो इस तरह से था ना, तो इसी तरह जो होते हैं ब्रोंची, मतलब श्वसनियों में भी इसी तरह का वलय होता है। प्रत्येक श्वसनी, मतलब यदि ब्रोंकस की बात करें, प्रत्येक ब्रोंकस में जो प्रत्येक ब्रोंकस होता है फेफड़े में प्रवेश करता है। मतलब देखिए यहाँ पे ब्रोंकस कभी मैं बोल रही हूँ, कभी ब्रोंची ब्रोंकी बोल रही हूँ, तो इसमें घबराना नहीं है। ब्रोंकस जो है वो सिंगुलर है, ब्रोंकस क्या है, सिंगुलर है, और ब्रोंसी क्या है, ब्रोंसी ये क्या है, प्लूरल है। मतलब दो रहेगा तो ब्रोंसी बोलेंगे और एक रहेगा तो ब्रोंचस बोलेंगे, ब्रोंकस बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में, एक रहेगा तो ब्रोंकस और दो रहेगा तो ब्रोंकी, ठीक है। तो आप दो में जब बोलूँगी तो ये दोनों की बात होगी तो ब्रोंकी, और एक की बात होगी तो ब्रोंकस। तो बोला जा रहा है प्रत्येक ब्रोंकस यानी श्वसनी, ब्रोंकस को क्या बोलते हैं, श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी यानी ब्रोंकस जो होता है फेफड़े में प्रवेश करता है, आपको दिख रहा होगा फेफड़े में प्रवेश कर रहा है, और फिर ये ब्रोंक्लियोस मतलब श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाता है। आप देखिए ऐसे समझिए, ये है ट्रैकिया,
ये ट्रैकिया हो गया, इसमें वलय है, इस तरह से वलय है, ठीक है। ये हो गया वलय। अब ये ट्रैकिया कहाँ पे खुलेगी? ट्रैकिया खुलती है फिर श्वसनिका में, ठीक है। तो एक को क्या बोलते हैं? ब्रोंकस, और दोनों को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बोलते हैं एक दो को, और एक को क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई, ठीक है। तो ये हो गया ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई जो होते हैं आगे भी बढ़ता है ना, आगे इस तरह से बढ़ गया। जैसे यहाँ पे मैं खाली जगह पे बनाना चाहती हूँ, देखिए ये इस तरह से हो गया, ये हो गया ब्रोंकाई, इस तरह से बढ़ गया, और आगे ये फिर बढ़ता है इस तरह से, ठीक है। ये इधर भी बढ़ता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से बढ़ गया, तो इसको अब क्या बोलेंगे? ये हो गया ब्रोंकस, और अगला जो है उसको बोलेंगे ब्रोंकोल्स। ब्रोंकोल्स बोलेंगे, यानी इसको बोलते हैं श्वसनी। ये हो गया श्वसनी, और ये वाला जो हो गया वो श्वसनिकाओं हो गया। कुछ नहीं, श्वसनिकाओं है, इसी का प्लूरल फॉर्म है। तो ब्रोंकोल्स हो गया। तो जो ब्रोंकी है वो आगे जाकर कर ब्रोंकोल्स में बट जाती है। नासिका में ब्रोंकोल्स जो होता है उसका संपूर्ण भाग नासिका से लेकर के ब्रोंकोल्स तक, आप देख रहे होंगे नासिका से लेकर के, पिक्चर में आप देखिए, नासिका से लेकर के मतलब नाक से लेकर के, यहाँ से लेकर के ब्रोंकोल्स मतलब यहाँ तक, यहाँ तक ब्रोंकोल्स तक जो बना होता है किस ऊतक से बना रहता है? तो पक्षाभिकामय एपिथीलियम ऊतक से बना होता है। एपिथीलियम मतलब पक्षाभिकामय मतलब सिलेटेड एपिथीलियम क्या होता है? तो सबसे पहले जानिए, ये मैंने बताया है कि एपिथीलियम क्या होता है, आप फिर से जानिए एपिथीलियम क्या होता है। ये देखिए एपिथीलियम ये क्या होता है? तो प्राणियों के शरीर की बाहरी रचना और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी और भीतरी सतह निर्माण करने वाले को उपकला यानी एपिथीलियम बोलते हैं। अब देखिए ये शरीर है, शरीर के अंदर ये शरीर है, शरीर के अंदर अंग बनाते हैं। तो आप मानिए कि ये वाला शरीर के अंदर अंग है, ये शरीर की बाहरी सतह है, तो ये मानिए ये वाला क्या है? स्किन है। तो स्किन के ऊपर जो ये सतह बनी हुई है ना, स्किन किससे बना हुआ है? तो एपिथीलियम से बना हुआ है। और शरीर के अंदर ये वाला जो है वो है अंग। तो अंग ऐसा थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, अंग, ये हो गया अंग। तो अंग जो है ना, अंग का ये वाला हो गया अंदर का सतह, तो अंदर जो है अंदर, और ये अंग के बाहर। तो ये दोनों जो होता है बना होता है उसका निर्माण अंदर और बाहर मतलब अंग के अंदर और बाहर, और शरीर के बाहर बाहरी सतह। प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह क्या है? त्वचा है, स्किन है, और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंग का बाहरी और भीतरी सतह को जो निर्माण करता है उसको बोलते हैं उपकला यानी कि ऊतक। तो हमारा नासिका से लेकर के अंत आपका ब्रोंकोल्स तक जो भी जिस ऊतक से बना है उसको बोलते हैं सिलेटेड एपिथेलियम। सिलेटेड एपिथेलियम कुछ इस तरह का होता है। तो इस तरह का इसी ऊतक से बना हुआ रहता है हमारा ब्रोंकोल्स से लेकर के कहाँ तक? नस्ल तक। फेफड़े के अंदर जो होता है प्रत्येक श्वसनिका यानी कि ब्रोंकियाई फिर पतली शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ कहते हैं। वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ आप देखिए, इसमें तो नहीं दिया है इंट्रोकोस्टल तो नहीं दिया है इसमें। चलिए कोई दूसरा पिक्चर देखते हैं। देखिए ये इमेज मैंने आपकी किताब से लिया है। अब देखिए ये जो ब्रोंकस मैं बोल रही थी, ब्रोंक्रियोस बोल रही थी, तो ये यहाँ पे आपको अच्छे से इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि प्रत्येक श्वसनिका जो होती है, श्वसनिका मतलब कि ब्रोंकोल्स जो होती है वो किस में बढ़ जाती है? वायु कोष्ठिका वाहिनियों में बढ़ जाती है। तो आपको वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ दिख रहा होगा, है ना। वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ कुछ आपको इस तरह से है, देखिए ये वाला ये है वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ, ये देखिए इस तरह से वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ। ये है ब्रोंकस, ये है ब्रोंकोल्स दिख रहा होगा, और ये है वायु कोष्ठिका। मतलब कुछ इस तरह से आया ना, तो इस तरह से बट गया। इस तरह से बटने के बाद ये वाला फिर इधर बट गया, कि ये वाला फिर इधर बढ़ गया, इस तरह से है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं वायु कोष्ठिका। ये है वाहिनियाँ और यह है वायु कोष्ठिका, ठीक है। इसको बोलते हैं वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ, जो मतलब ब्रोंकोल्स जो है वो आगे वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ में बट जाती है।
और वाहिनियों में जो होते हैं वायु कोष होते हैं जिसको एल्वली बोलते हैं। मतलब ये वाला जो है ना, जो आपको बलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वायु कोष, यानी कि एयर सैक, यानी कि एल्वली बोलते हैं। इसी में खुलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसमें देखिए आप, नासिका छिद्र से हमारा काम शुरू हुआ था, नसल चैम्बर में गए थे, फेरेनेक्स में गए थे, लैरिनेक्स में गए, फिर ट्रैकिया में गए, ट्रैकिया से ब्रोंकस में गए, फिर ब्रोंकियाई में, ब्रोंकोल्स में गए। ब्रोकोल्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ब्रोकोल्स मतलब श्वसनिका से आगे फिर वायु कोष्ठिका वाहिनियों में गए, फिर आगे एल्वली में गए। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप वाइज मैंने सारा लिखा है। अब देखिए, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब कितना वायुकोष मतलब एल्वली कितने होते हैं? तो 30 लाख वायुकोष पाए जाते हैं। 30 लाख एल्वली मतलब जो छाती के पास का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बक्षुआ, उसमें स्थित होता है। और फेफड़ा जो होता है स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना होता है, जो कि हृदय के इधर उधर प्रूलर गुहाओं में स्थित होता है। अब प्रूलर गुहा क्या है? ये क्या आ गया प्रूलर गुहा? तो आप इस पिक्चर में देखिए प्लूरल गुहा क्या है। देखिए यहाँ पे प्लूरल गुहा है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, प्लूरल का चित्र दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले ये वाला है ना, ये लेयर है प्लूरल का। आपको जो ग्रीन कलर का लेयर दिख रहा है, और साथ में आपको ये प्लूरल कैविटी है, मतलब प्लूरल गुहा है। ये हृदय है, यहाँ पे आपको हृदय दिख रहा होगा। तो हृदय, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये है हृदय। तो फेफड़ा जो होता है वो कहाँ होता है? तो हृदय के इधर उधर प्रूलर गुहाओं में स्थित होता है। तो प्रूलर गुहा जो होता है ये आपको दिख रहा होगा, प्रूलर गुहा। ये हो गया प्रूलर गुहा। प्रूलर गुहा तो है क्या? आप देखिए पिक्चर में क्या है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो संरचना है ना, इस तरह से, इसी को बोलते हैं प्रूलर गुहा। तो इसके हृदय के इधर उधर है, इधर है और इधर है, प्रूलर गुहा में स्थित है। ठीक है, प्रूलर गुहा के चारों ओर प्रूलर मेम्ब्रेन्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पैराइटल प्रूला बोलते हैं। तो ये मेम्ब्रेन्स आपको दिख रहा होगा, प्रूलर गुहा जो है उसके चारों ओर पैराइटल मेम्ब्रेन्स है, मतलब इसके चारों ओर झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। ठीक है, इतना समझ में आया कि फेफड़ा हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहा में स्थित होता है। प्लूरल गुहा पिक्चर में देख सकते हैं। और प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन्स होता है जिसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ होता है। मतलब फेफड़ा और पैराइटल के बीच, पैराइटल मेम्ब्रेन्स जो है उसके प्लूरा के बीच, ये प्लूरा कैविटी है, तो इसके बीच यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, इसके बीच में म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है। जो फेफड़ा जब फैलता है ना और फिर वास्तविक रूप में लौटता है तो घर्षण होता है, तो उस घर्षण को कम करता है कौन? तो चिकना पदार्थ जो होता है वो प्लूरा और फेफड़ा के जो बीच में रहता है। अब देखिए, अब हो गया श्वसन की क्रिया। तो श्वसन जो होता है ना, 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहला है प्राश्वास जिसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, और दूसरा है उच्छ्वास जिसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो ये हमारा कल का वीडियो है, कल का टॉपिक है, कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि नहीं समझ आए तो आप इसको वीडियो के फिर से देखिए और कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।